आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी और आप सभी अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने की कई अलग अलग तरीके या कई प्रैक्टिस सेट भी देख रहे होंगे। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेस है वो स्पेशली उसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए है। और जिस चीज़ पर ये आज का ये प्रैक्टिस सेशन फोकस्ड है, जिस टॉपिक को हम लेके आज चलेंगे वो है हमारा पेडागोजी का टॉपिक, जिसमें हम अलग अलग पेडागोजी के क्वेश्चन को अप्रोच या अटेम्प्ट करने की अप्रोच के बारे में बात करेंगे। समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं कॉमन सेंस और एक या आपके ऑब्जर्वेशन स्किल के तौर पे पूछे जाते हैं कि आप उन क्वेश्चनों को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, है ना। आपकी डेली लाइफ में उन से क्वेश्चन को रख के आप किस प्रकार उनको हल करेंगे, उसकी ये आज पूरी प्रैक्टिस सेशन रहेगी, जिसमें पेडागोजी के अलग अलग एक्सपेक्ट होंगे, जिसमें हो सकता है आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की पेडागोजी देखने को मिले। और इसके आगे भी पेडागोजी हो गया, चाहे आपके कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन होगा जो टॉपिक बेस होते हैं, उनके भी कई सारे प्रैक्टिस सेशन आगे देखने को मिलेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप और भी अपनी प्रैक्टिस को शार्प करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको ऑलरेडी पहले ही कई सारे प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे। चाहे आपका EMRS का हो, आपका DETR+B का हो, या सीटेट की ही अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो भी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएंगी, जिनकी आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेशन की ओर। देखते हैं पेडागोजी के किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और उनको कैसे हम अटेम्प्ट करें, है ना, जिससे उनमें हम अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का आखिर में उद्देश्य क्या है? क्या है बच्चों में प्रक्रिया कौशल का आकलन करना है, बच्चों को खोजने का अवसर देना है, उनमें कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करने की जो अवसर मुहैया कराना है इसका उद्देश्य, या बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेदित करना है। तो यहाँ एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, वो है प्रक्रियात्मक कौशल। इस वर्ड को आपको बड़ी ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है जो अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको कॉमन सा देखने को मिलेगा। क्योंकि हर सब्जेक्ट को हम किसी ना किसी मेन गोल की वजह से या ऑब्जेक्ट की वजह से पढ़ते हैं कि उसके माध्यम से बच्चे में कौन सी स्किल का डेवलपमेंट होता है। तो हर टॉपिक की या हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में एक कई अलग अलग तरह के आपको प्रक्रियात्मक कौशल बच्चे में डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसको आप बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। बाकी आपको इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप EVS सेक्शन में जो EVS रिलेटेड पेडागोजी का पूरा वीडियो डाला है सब्जेक्ट का और साइंस पेडागोजी का, उसमें प्रक्रियात्मक कौशल को बड़ी ही बारीकी तरीके से समझाया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत जाना माना मेथड है, उसके माध्यम से सॉल्व करने की बात करूं तो इसमें आपको ये देखना है कि जो 4th D ऑप्शन है उसमें कहा है डिफ्रेंशिएटिंग अमंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेस ऑफ लर्निंग। कहीं ना कि बच्चों की सीखने की गति के आधार पर आप उनको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें किसी भी बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर एक क्वालिटी की वजह से डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि हम इंक्लूसिव क्लासरूम और इंक्लूसिव लर्निंग को लेकर चल रहे हैं। तो हम उसमें कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन वाला चीज़ नहीं अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो D वाला ऑप्शन है वो बनेगा नहीं। बाकी जो 3 आपको ऊपर के दिख रहे हैं वो अपने आप में पॉजिटिव साउंड है, क्योंकि असेसमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल ऑफ द चिल्ड्रन बिल्कुल हम करेंगे। बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे डिस्कवर चीज़ों को करने की, या उसे इसका अवसर देंगे कि वो अपने इमोशन को, अपनी जो थिंकिंग है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो है A, B, C तीनों इसके करेक्ट हैं आंसर बनने के लिए। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विद्यालय में जो मिड डे मील आपने कई बार ही सुना होगा, मध्याह्न भोजन के नाम से भी जाना जाता है, उसके समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। मतलब जो मिड डे मील कराई जाती है उसके संबंध में कौन सी जो कथन है वो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक बैठता है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो जी नहीं, क्योंकि आप चाहें तो मिड डे मील में जब बच्चा लंच कर रहा होता है अपना, तो उसके माध्यम से आप भोजन के बारे में कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो बच्चे को आप दे सकते हैं। तो वो समय की बर्बादी तो आप कहेंगे ही नहीं, क्योंकि हर वक्त आप बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाएंगे, है ना। तो क्योंकि अधिगम हर समय हो सकती है, तो आप उसको समय की बर्बादी नहीं कह सकते। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब खाना बच्चे खाएगा तो कहीं ना कहीं आपके EVS में एक टॉपिक भोजन भी आता है सब टॉपिक के फॉर्म में, तो आप फूड के बारे में उसे उस सिचुएशन में बता सकते हैं जब वो एक्चुअल में लंच कर रहा हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे फिजिकली कनेक्टेड और उसे एक्सपीरियंस भी कर रहा होगा उस चीज़ को।
थर्ड ऑप्शन कहता है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। जी हाँ, ये हमारा आंसर बन सकता है। फोर्थ वन कहता है कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो डी भी हमारा एक मायने में सही है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो है हमारा सी। ठीक है, अब जरा मिड डे मील के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मिड डे मील है क्या। तो आपने एमडीएम जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो मेनली अगर हम थोड़े पीछे की ओर जाएँ तो इसकी जब शुरुआत की गई थी वो 1925 में आपको देखने को मिली थी, वो भी मद्रास में। लेकिन आपको मोस्टली ये मद्रास 1925 की बात नहीं देखने को मिलेगी कहीं भी। और लेकिन इसकी जो मेन शुरुआत है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो आपको देखने को मिलती है 1995 में। ठीक है, और 1995 में ये भी चीज़ आपको लगभग डेट की अगर बात करें तो ये 15 अगस्त को शुरू करी गई थी, 15 अगस्त 1995, वो भी तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं तमिलनाडु में इसकी शुरुआत करी गई थी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जिस समय एमडीएम या मिड डे मील की शुरुआत की गई थी उस समय हमारे पीएम कौन थे। तो पीएम जो हमारे थे वो नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, तो ये कुछ आपको फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करें एमडीएम की, तो अभी रिसेंटली में जो एमडीएम को जिस नाम से जाना जाता है तो वो है आपकी पीएम पोषण अभियान। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें एमडीएम के मेनली ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या उद्देश्य थे उसके, तो जो मेन मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें एमडीएम की, तो कहीं ना कहीं कुपोषण से बच्चों को मुक्ति दिलाने का इसका मेन टारगेट था कि बच्चे जो है मुँह के आते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वो आमतौर पर गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुपोषण की समस्या देखने को मिली थी, और उसी समस्या को चिन्हित करके उसे दूर करने के प्रयास में एमडीएम की हमारी ये चीज़ लाई गई थी। लेकिन बाद में पाया गया कि एमडीएम को लाने से कुपोषण की समस्या तो दूर होती है, इसके साथ ही आपकी कई सारी और चीज़ें जो लाभकर साबित हुई वो भी देखने को मिलती है, जिनमें आपका एक है एनरोलमेंट रेशियो बच्चों का बढ़ा। एनरोलमेंट रेशियो मतलब बच्चों के एडमिशन ज़्यादा आने लगी प्राथमिक विद्यालयों में। इसके साथ ही बच्चों का कहीं ना कहीं अधिगम बेहतर हुआ, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से अधिगम करा सकते हैं। तो इस तरह की और भी चीज़ें इस एमडीएम के माध्यम से देखने को मिली, जिसे आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ। तो अगर मुख्य उद्देश्य के रूप में पूछा है कि एमडीएम का मेन ऑब्जेक्ट क्या हो, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो कई और स्टेट में ये चैलेंज भी हुआ है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल क्या था एमडीएम का। तो इसका मेन गोल जो है वो है कुपोषण को मुक्त करना था, लेकिन बाद में इसने कई और चीज़ों को बेहतर करने में सकारात्मक रूप से इसके परिणाम सामने आए, तो इसको बढ़ावा दिया गया है ना। तो एमडीएम के बारे में इतनी नॉलेज आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, जिसे आप कहते हैं कहीं ना कहीं बिना बोझ की शिक्षा। तो क्या बताता है, इस चीज़ को समझते हैं। क्या वो है ईबीएस के पाठ्यक्रम को आधा या कम करने की ज़रूरत के रूप में संदर्भित करता है, या स्कूल बैग का वजन कम करने की बात करता है, या ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करने की बात करता है, या कहीं ना कहीं अबोध का भार कम करने की ज़रूरत को समझता है। ठीक है, तो अगर बात करें बिना बोझ की शिक्षा, इसका मेन गोल या मेन इसके पीछे क्या विचारधारा या क्या अवधारणा रही है, वो बिना बोझ की शिक्षा की बात करें जो यशपाल साहब की कमेटी के द्वारा 1992 में दी गई थी, तो इसकी अगर मेन बात करें तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के मानसिक स्तर पर बोझ को कम करने की बात करता है कि आप उसकी आयु के अनुसार, जो बच्चे की आयु है उससे की क्षमता के अनुसार ही उसको ज्ञान, उसको नॉलेज दें। ऐसा नहीं है कि ये 3 साल का बच्चा है, कक्षा 3 का बच्चा है, उसे आप कक्षा 5 की चीज़ें समझाने की प्रयास कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं एक बोझ की तरह है, और उसी को कम करने की यहाँ बात की गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बनेगा आपका डी वाला, है ना। हो सकता है आप लोग इसे स्कूल के बैग के कम वजन के तौर पे देख रहे हो, या अध्यायों की संख्या कम के, ये कहीं ना कहीं उसके परिणाम है, ये बात आपको समझ नहीं होगी। लेकिन मेन इसका अगर पीछे की विचारधारा की बात करी जाए तो विचारधारा ये रही है कि कहीं ना कहीं बच्चों को उसकी आयु वर्ग के अनुसार ही ज्ञान दिया जाए, ना कि उससे बहुत ज़्यादा रूप में। इसका बिना बोझ की शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ईवीएस कक्षा के समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। आपने कई बार सुना होगा कि 2 प्रकार के अधिगम होते हैं, एक आपका सहकारी अधिगम, एक सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो इनका मेनली आपको ये बताना है। इसको अगर मैं बात करूं तो अधिगम की बात करूं तो अधिगम आपने 2 प्रकार के समूह अधिगम के बारे में सुना है, एक आपका है सहकारी, ठीक है, और एक है आपका सहयोगी। इन दोनों के बारे में अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, थ्योरी भी पढ़ी है, तो इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, और पढ़ना भी जरूरी है। इन पे कई तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ईबीएस में अगर इसकी बात करें समूह अधिगम का क्या उद्देश्य है कि छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ये इसका मेन उद्देश्य रहा है, या लड़के और लड़कियों को अलग अलग
करके सिखाना, इसका ये उद्देश्य रहा है, या फिर कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना इसका उद्देश्य रहा है, या सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए उनमें कहीं ना कहीं एक प्रवृत्ति को जन्म देना कि वो एक साथ काम करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो हम जानते हैं अगर समूह में आप अध्ययन करा रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि समूह में कार्य करते करते वो आपस में कहीं ना कहीं उनके अंदर कनेक्शन का भाव, एक संबंध का भाव डेवलप हो, ताकि वो आपस में किसी कार्य को करने में तालमेल की भावना विकसित कर पाएँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी वाला, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चनों को अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन क्वेश्चनों को लाने का, आपके प्रैक्टिस कराने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कहीं ना कहीं माइंडसेट डेवलप ये हो जाए कि आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ज़रूरी नहीं है यही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन इनके माध्यम से आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और उसके साथ ही आपकी कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी बनेगी, अप्रोच बनेगी कॉन्सेप्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। तो इस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करें तो बाला के, आपने कई बार सुना है कि बाला क्या है, इस पे कई PYQ में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे, तो आपको भी बताना है कि बाला का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है और फैक्चुअल बेस भी क्वेश्चन है, इसलिए ये एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको होमवर्क के तौर पर इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि बाला का फुल फॉर्म क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। आपको ये बताना है कि ऑप्शनल फ्रेमवर्क से आप क्या समझते हैं। क्या ये ऑल आइडियाज़ विच आर फर्मली एक्वायर्ड बाई चिल्ड्रन, जो कहीं ना कहीं सभी प्रकार के विचार हैं जो बच्चे के द्वारा अर्जित किए जाते हैं, इसका ये मतलब है। या विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक में स्पष्टीकरण देना है। विचार जो अवधारणाओं की औपचारिक रूप में स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, या वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित यह एक विचार है। तो अगर बात करें आपकी ऑप्शनल फ्रेमवर्क की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शनल फ्रेमवर्क बच्चे के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। उसका मेनली कहीं ना कहीं साइंटिफिक आप इसको नहीं कह सकते, मतलब साइंटिफिक वैज्ञानिकों से इसको डायरेक्ट तौर पे नहीं जोड़ सकते, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ कट जाएगा। अब बात करते हैं अगले और क्वेश्चन होगी जिसमें आपका कौन सा बैठेगा, ये आपको बताना है। क्या ऑल आइडियाज़ विच आर फर्मली एक्वायर्ड बाई चिल्ड्रन, क्या सभी प्रकार के जो विचार हैं जो बच्चे के द्वारा एक्वायर्ड किए जाते हैं उनको आप वैकल्पिक ढांचे के तौर पर रखेंगे। या फिर आप देखेंगे कि टेक्स्ट बुक जो एक्सप्लेन करती हैं वो जो फिजिकल फिनोमेना, मतलब भौतिक घटनाओं को जो एक पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण देता है, उनको आप वैकल्पिक ढांचे के रूप में लाएंगे, तो ये भी उसका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, दो आपके कट जाते हैं। अब ऑल आइडिया, सभी प्रकार के बच्चे जो आइडियाज़ एक्वायर करते हैं उन्हें भी आप ऑप्शनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं लाएंगे, तो जिसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी वाला, कि वो विचार जो अवधारणाओं के रूप में औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग होते हैं, उन्हीं को आप वैकल्पिक फ्रेमवर्क के तौर पे देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। क्या वो ग्राफिक स्किल है, डायरेक्शनल स्किल है, ड्राइंग स्किल है, या सिचुएशनल स्किल है। तो यहाँ आपको कुछ की पॉइंट दिख रहे होंगे क्वेश्चन में, उनको नोट डाउन करना है। जैसे स्थान हो गया, दूरी हो गई, दिशाओं। इनकी अगर बच्चे के अंदर सापेक्ष स्थिति की समझ आप डेवलप कर रहे हैं तो इसको आप एक तरीके से कहेंगे मैपिंग स्किल, पहली बात, है ना। क्योंकि मैप में आप इन चीज़ों को अलग अलग तौर पे दिखाते हैं कि किस चीज़ की किस डायरेक्शन में, कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में स्थित है, या उसकी दूरी कितनी है एक की तुलना में, एक के सापेक्ष दूसरे की। तो इन सब को मैपिंग स्किल में लेके चलते हैं, जो हमारा दिशात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डायरेक्शनल स्किल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। क्या वो 1975 था, 2005, 1988 या 2000। तो इसका जो आंसर आपको गूगल या अदर जगह मिलेगा वो मेनली आपको 2000 मिलेगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1975। NCR 1975 ने कहीं ना कहीं आपको जो EBS है उसको प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाने की बात करी थी। इसको मेनली दो भागों में डिवाइड किया था, एक आपका सोशल साइंस, एक आपका साइंस वाला पार्ट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन कहता है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऐसे करने में वह उपयुक्त रणनीति का उपयोग करेगी। अब यहाँ जो मेन वर्ड है जिससे आपको आंसर तक पहुँचने में मदद मिलेगी वो है संवेदनशील। अब जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि आपको क्वेश्चनों से कुछ ऐसे वर्ड उठाने हैं जो आपको हिंट दें कि यही आंसर होने का, तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आंसर पहुँचने के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगानी पड़ेगी। तो जुगाड़ के
तौर पे इस क्वेश्चन में जो वर्ड है वो है आपका संवेदनशील। अब आपको आसानी से मिल जाएगा जो आंसर है आपका, कि संवेदनशील अगर बच्चों को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी रणनीति अपनानी पड़ेगी। बच्चों को एक पौधे को अपनाने के लिए कहना और उन्हें पोषित करने के लिए छोड़ देना कि आप एक एक पौधे को आप गोद लीजिए, उसकी देखभाल आप स्वयं करेंगे। हाँ, ये संवेदनशील और इमोशनल हो सकता है। कक्षा में बहस ये कहीं ना कहीं बच्चों उसके प्रति संवेदनशील नहीं बनाएगा। समूह चर्चा भी इतना संवेदनशील प्रकृति नहीं देगा। आप बहस कर सकते हैं, उसमें संवेदनशीलता कम आने की गुंजाइश होती है। पोस्टर बनाना भी यहाँ ड्राइंग के मामले में आप बना सकते हैं, लेकिन उससे जो संवेदनशीलता है वो आपकी पोस्टर से जुड़ जाएगी कि ये मेरी ड्राइंग है ना, बजाय कि पेड़ों के संरक्षण से। तो इसका जो बहुत अच्छा और सटीक आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। पाठ्य पुस्तक के में सर्वेक्षण जो किया गया है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। यहाँ आपको विशेष रूप से एक वर्ड पे ध्यान देना है जो है आपका नहीं, क्योंकि अक्सर हम क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ के और सीधा आंसर पर टिक कर देते हैं। तो नहीं वाला वर्ड क्या होगा, क्या समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित हैं, या समुदाय के साथ बातचीत करने के अवसर मिलेंगे, बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, या बच्चों को डेटा हैंडलिंग के बारे में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं सर्वेक्षण पर जब बच्चे जाएंगे तो उन्हें डेटा हैंडलिंग के बारे में पता चलेगा, बिल्कुल बात सही है। कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन से वो जुड़ेंगे, समझेंगे वास्तविक जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, किस प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, बात सही है। उन्हें बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा, ये बात भी सही है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं भी वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं कि कौन सी बीमारियां होना जायज़ है या इन बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो समुदायों को वो कहीं ना कहीं ये समझाने में मदद नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो नहीं के अंतर्गत आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्ट भी करेंगे, डेटा हैंडल भी करेंगे और लर्न रियल लाइफ भी करेंगे, मतलब वास्तविक जीवन से सीखेंगे भी, लेकिन कम्युनिटी को कहीं ना कहीं अवेयर नहीं कर रहे हैं, प्रचार प्रसार पंपलेट के द्वारा या किसी और माध्यम से नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो उसमें जो सही आंसर बैठेगा वो है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपातकाल स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के बारे में अपने अनुभव जो भी थे वो सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ को आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क हो गया, सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों उपयोग करने के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की, जैसे आग लगना हो गया, बिजली के झटके। अब आपको ये बताना है कि चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया, मतलब इस तरीके की मूर्त चीज़ों का उसने उपयोग किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा कहलाएगा। अब इसको ज़रा सरल भाषा में समझिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको इस तरीके से पढ़िए जैसे आपने कभी घर पे देखा है, आपके घर पे मान लो एक सिलेंडर आया। इसको ज़रा बहुत इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझते हैं। मान लो ये आपके घर पे एक सिलेंडर आता है। अब सिलेंडर पे आपने देखा होगा कि ठीक है, ये मान लो आपके घर पे सिलेंडर आया तो सिलेंडर पे एक यहाँ सूचना टाइप में कुछ अंकित होता है, उसमें लिखा होता है कि आपके सिलेंडर को किन किन चीज़ों से दूर रखना है। या अगर आपका ये चार्जर है तो चार्जर की आपको हेड पे एक चीज़ लिखी मिलेगी कि ये आपका कचड़े में नहीं फेंकना है, या इसको लाइट में इस तरह की कुछ आपको सूचनाएं दी जाती हैं सावधानी के तौर पे। तो उन्हीं की इसमें बात करेगी कि उस प्रिया नाम की शिक्षिका ने इन सूचनाओं को उपयोग किया बच्चों को कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं जो होती हैं इन चीज़ों से उनके बारे में चर्चा करने के लिए। तो वो किस प्रकार की अप्रोच के अंतर्गत आएगा, ह्यूमनिस्टिक आएगा, कॉग्निटिव आएगा, या एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग आएगा, या एक्सप्लोरेटरी अप्रोच आएगा। तो इसका आपको आंसर बताना है। देखो, मानवतावादी अप्रोच इसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज़ों का उपयोग करके उन चीज़ों को एक रियल लाइफ सिचुएशन जोड़ने की बात करी गई है। संज्ञानात्मक, हाँ इसमें संज्ञानात्मक हो सकती है, लेकिन इसमें प्रॉपर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण आना लाजमी नहीं है। इसमें आप हो सकता है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण लगा रहे हो, लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठेगा वो बैठेगा आपका डी वाला अन्वेषण दृष्टिकोण, है ना। अन्वेषण दृष्टिकोण इसमें क्यों जायज़ है बैठना, क्योंकि आपको अन्वेषण में चीज़ों को बच्चा एक्सप्लोर करेगा। वो अपने घर जाएगा, सिलेंडर में अंकित वो सूचना को पढ़ेगा, है ना, माचिस के बॉक्स के पीछे दी हुई सूचना को पढ़ेगा। इस तरीके अलग अलग चीज़ों को वो एक्सप्लोर करेगा, उसको समझेगा। तो उसी के बारे में फिर क्लास में आके वो चीज़ों को डिस्कवर करेगा कि इन चीज़ों में किस प्रकार की कठिनाइयाँ, किस प्रकार की घटनाएं होने की गुंजाइश होती है। तभी इनमें कहीं ना कहीं चेतावनी के तौर पर ये चीज़ें लिख के दी जाती हैं अवेयर करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी वाला। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम साधन है, क्योंकि आपको ये बताना है क्यों समुदाय को या कम्युनिटी को हम बहुत अच्छे लर्निंग रिसोर्स के तौर पे देखते हैं।
कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना की स्वीकार करना, इसलिए क्योंकि जो भी ज्ञान हमारे समाज में है, समुदाय में है, वो हम एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। या ये सस्ता और सुलभ है, या बुजुर्ग लोग अनुभव या बुद्धिमान होते हैं और फ्री होते हैं, उनके पास बहुत सारा समय होता है और जब हम चाहें उनसे नॉलेज ले सकते हैं। या ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का एक अवसर उपलब्ध कराता है। तो आप भी जानते हैं, अगर आप कॉमन सेंस अपना लगाएंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, वो जो है हमारा डी वाला, कि यह वास्तविक परिस्थितियों से सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। तभी हम कहते हैं समुदाय जो है हमारा बहुत अच्छा अधिगम संसाधन के तौर पे देखने को मिलता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें कि ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है। मतलब ईवीएस को आप कई बार कहते हैं कि, या कई और अगर आप चीज़ें पढ़ेंगे, कई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कहते हैं कि उसे पाठ पुस्तक तक ही सीमित ना रखा जाए, उसे बाहर के परिवेश से जोड़ा जाए, जिससे बच्चों का अधिगम जो है वो समग्रता में हो, है ना, 360 डिग्री में हो। तो उसके तौर पे आप इससे क्या तात्पर्य समझते हैं? क्या पाठचर्या से बाहर जाना है, या पाठ पुस्तक से बाहर जाना है, या बेसिक पर्यावरण मुद्दों चिंताओं को पाठ पुस्तक से लिंक करना है, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण है? तो इसमें देखो, अगर आप बात करें कि पाठचर्या से, करिकुलम से ही आप बाहर जाएंगे तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा। क्यों? हमें पाठ पुस्तक से बाहर निकलना है, ना कि पूरे करिकुलम से बाहर ही हट जाना, मतलब उस टॉपिक से उसका लेना देना ही नहीं है, इतने बाहर निकल जाए, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। और बच्चे को बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय मुद्दों में या आने वाली चिंताओं में उलझा देना, ये भी उसका मतलब नहीं है। ठीक है, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, तो विद्यालय में तो और भी चीज़ आएंगी, हो सकता है वो अधिगम से कनेक्टेड हो सकता है कुछ ना हो, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। मेनली इसका गोल है कि पाठ पुस्तकों से बाहर जाना। ऐसा नहीं है बच्चों को केवल किताबों में घुसा के रखो, नहीं, उसे उसी किताब की जो टॉपिक है उनको उसके परिवेश से कनेक्ट कर दीजिए, जिससे हो सकता है किताब में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन वो जब बाहर के परिवेश से जुड़ेगा तो उसे और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का मौका मिलेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों को सीमित ना करके उसका दायरा विस्तृत कर देगा, है ना। ये चीज़ हमें समझनी है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी या अन्य रिश्तेदार उसमें शामिल कर लिए जाएं तो वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड फैमिली के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये बताना है कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, या फिर परिवार की परिभाषा गलत है, या रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें कुछ टर्म की, कि उसने कहीं ना कहीं जो चीज़ बताई है वो ये बताई कि अगर माता पिता और उनके बच्चे शामिल होंगे तो वो एकल परिवार कहलाएगा, और अगर उसमें दादा दादी या अन्य रिश्तेदार आ जाएंगे तो वो विस्तारित परिवार कहलाएगा। तो ये चीज़ का मायना क्या है? तो असंवेदनशील है उसकी चीज़ें होना, तो ये बात भी उसका नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर रिश्तों के बारे में बता रही है तो असंवेदनशील नहीं है। परिभाषा की बात करें कि परिवार की परिभाषा गलत है, ये बात भी नहीं है, क्योंकि आपने एकल और विस्तृत परिवार के बारे में पढ़ा है, तो परिभाषा परिवार के बारे में गलत नहीं है। उसकी अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए कि परिवार की अवधारणा उसे हमेशा इसी तरीके से सिखाई जानी चाहिए, या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। इसका जो बहुत सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी वाला। क्यों बनेगा? हो सकता है आपका पहला आंसर आ रहा हो, क्योंकि समावेशी इसलिए नहीं है कि उसने अलग अलग परिवारों, मतलब एक परिवार को अलग अलग रूपों में तोड़ के दिखाया। समावेशी का हमारा ये मतलब है कि उनको साथ में लेके चलना। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। और ये पेडागोजी के कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है कि आपको ये एक आपकी अप्रोच डेवलप करेंगे एक पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको प्रैक्टिस सेशन बेहतरीन लगा होगा, मज़ा आया होगा, और कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी, आपकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पेडागोजी क्वेश्चन को सॉल्व करने की बनी होगी। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हम और भी अलग अलग सब्जेक्ट के पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चनों को कवर करेंगे, और अपनी एक थिंकिंग और अपनी एक अप्रोच डेवलप करेंगे उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त तरीके से इस प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, बेस्ट रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।